नमस्कार 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 बच्चों। तो कैसे हो आप? आपसे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम बायोलॉजी के इस बेहतरीन लेक्चर में, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग मानव श्वसन तंत्र को डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस बोर्ड पे एक डायग्राम दिख रहा होगा जो कि है मानव श्वसन तंत्र। आज के इस लेक्चर में इस मानव श्वसन तंत्र में जो जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, जो जो पार्ट दिखाई दे रहा है, मेरा पूरा कोशिश रहेगा उस सभी पार्ट के आपके दिमाग में सेट कर दिया जाए। इससे पहले इस मानव श्वसन तंत्र का हमारे शरीर में क्या भूमिका है, इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारे बॉडी में क्या रोल है, सबसे पहले 10 से 20 सेकंड इस बात को समझिए। हमने श्वसन का मतलब बताया था कि जिस प्रक्रिया के द्वारा बॉडी में ऊर्जा बने, उस मूलभूत प्रक्रिया को हम लोग श्वसन बोल देते हैं। तो ऊर्जा बनाने के लिए हमने ये देखा था कि हमारी बॉडी जो है वह कोशिका से मिलकर बनी है, और इस ऊर्जा बनने की क्रिया होती है इस कोशिका के अंदर। इस कोशिका के अंदर हमारे पाचन तंत्र से ग्लूकोज मिल जाता है, क्योंकि हम लोग जो भोजन करते हैं वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, ये बात आपको मालूम है। और हमारा पाचन तंत्र क्या करता है, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, और वह ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से हमारी कोशिका में पहुंच जाता है, ये बात आपको मालूम है। और यहाँ पे यह कोशिका में जब पहुंचता है ये ग्लूकोज, तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटता है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या होता है, टूटता है। और जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो इससे ऊर्जा का निर्माण होता है, और इस ऊर्जा को हम लोग एटीपी के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? एटीपी के। और यहां से प्रश्न बनता है कि जब भी ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जब हम लोग वायवीय श्वसन बोलते हैं, तो इस दौरान एटीपी का कितना मॉलिक्यूल बनता है? तो यहाँ पे हम बता दें आपको 36 से 38 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक, ये हमने बताया था कि इस प्रक्रिया को बेसिकली हम लोग श्वसन बोल देते हैं। ठीक है, और ये कोशिका के अंदर है, तो हम लोग बेसिकली इसको कोशिकीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं। अब इस मानव श्वसन तंत्र में, अर्थात ये श्वसन तंत्र, इसमें क्या भूमिका निभाता है? तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन जो इसको ब्लड दे रहा है, तो ये वायुमंडल से हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैसे जाता है, ठीक है, ये काम करेगा हमारा श्वसन तंत्र। जिसमें कौन कौन से पार्ट शामिल है इसको हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली इस श्वसन तंत्र के माध्यम से ही ऑक्सीजन हमारी कोशिका में पहुंचता है। ठीक है, एक और बात, इस दौरान जब ऊर्जा का निर्माण हो रहा होता है, इस दौरान एक और चीज बनता है जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो फिर इसको अपने बॉडी से बाहर निकालना होगा। तो इस बॉडी को बाहर निकालने के लिए भी हमें आवश्यकता पड़ती है मानव श्वसन तंत्र की। अब बार बार मानव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज इस लेक्चर में श्वसन तंत्र जो है ये मानव के अंदर हमको पढ़ना है, इसलिए श्वसन तंत्र को हम लोग मानव श्वसन तंत्र बोल देते हैं। तो इस मानव श्वसन तंत्र का एक ही रोल है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर ज्यादा मात्रा में ऊर्जा नहीं बनेगा, और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा नहीं बनेगा तो फिर हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। अगर हम आपसे पूछे एक बात बताओ, आप बिना खाना खाए कितने देर तक रह सकते हो? तो आप सीधा बोल सकते हो कि भैया हम 5 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 20 दिन रह सकते हैं। अगर हम यही क्वेश्चन पूछे कि आप बिना पानी पिए कितने दिन तक रह सकते हो, तो आप बोल सकते हो 1 दिन, 2 दिन, क्या? लेकिन यही बात अगर हम आपसे पूछे कि आप बिना सांस लिए कितने देर तक रह सकते हो, क्या आप 1 दिन रह सकते हो? क्या 1 घंटा रह सकते हो? क्या नहीं रह सकते। आप 5-10 मिनट तक नहीं रह सकते भाई, आप 3-4 मिनट तक नहीं सकते। अर्थात हमारे बॉडी को कंटिन्यू ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए क्यों? क्योंकि ऊर्जा बनाना है। हम कोई भी काम कर रहे हो हमको ऊर्जा चाहिए। अब ज्यादा खाना खा लो, खाना खाने में, उसको पचाने में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण से हम लोग जब ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें नींद आने लगती है, क्योंकि उस समय सारा ब्रेन का ब्लड उस खाना को डाइजेस्ट करने में, ऑक्सीजन ढोने में हैरान होता है। तो उस समय क्या होता है, हमें नींद फील होता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग बेसिकली, ये तो अलग बात है, लेकिन ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ही काम है, इस कोशिका को ऑक्सीजन देना और इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, फिलहाल ये बात आपको क्लियर है। तो इसमें कौन कौन से भाग आते हैं इसको हम एक एक करके देखते हैं। इस डायग्राम के एक एक भाग को एक एक संरचना के साथ हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, नाम से देख लो, मिल लो आप। एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पे कुपिका।
इस कुपिका को हम लोग इंग्लिश में एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। तो अगर कहीं एल्वियोलाई दिखे तो आप समझ जाइएगा ये कुपिका का बात हो रहा है। ठीक, यहाँ पे एक और संरचना दिखाई दे रहा है कुपिका कोश, जिसे हम लोग एल्वियोलर सैक बोलेंगे। यहाँ पे एक है श्वसनिका, जिसे इंग्लिश में हम लोग ब्रोंकियोल के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग ब्रोंकियोल के नाम से जानते हैं। ऐसा श्वसनी, इसे इंग्लिश में हम लोग ब्रोंकियाई के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इंग्लिश नाम है। ऐसे ही श्वास नली, जिसे आप ट्रैकिया के नाम से जानते हो। ठीक, तो ये समय के साथ आते जाएगा। तो अगर इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको इस भाग को दिखाते हैं, और इस भाग को दिखाने के लिए हम आपको पहले से ही एक डायग्राम के रूप में बना के लाएंगे, जिससे आपका समय वेस्ट नहीं हो। अगर इस डायग्राम को देखो, इस संरचना को देखो, तो ये वाला भाग है। ठीक है, ये वाला भाग है। अब इसमें लाल कलर से आपको एक संरचना दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं जीभ। ये लाल कलर से जो संरचना दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग जीभ बोल दे रहे हैं। और ये जीभ से संबंधित जो भी भाग दिखाई दे रहा है ना, इसे बेसिकली हम लोग मुख्य गुहा बोलते हैं। अब इस मुख्य गुहा को हम लोग पाचन वाले चैप्टर में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब ये देखो, एक आपको यहाँ पे संरचना दिखाई दे रहा होगा। ये संरचना क्या है? तो ये मुख्य गुहा के ऊपर वाला भाग है। और मुख्य गुहा के ऊपर जब आप अपने जीभ से टच करोगे तो एक संरचना दिखाई देगा, जिसे हम लोग बोलते हैं तालू। क्या बोल देते हैं उसे? इस संरचना को हम बोल देते हैं तालू। ध्यान देना, इस संरचना को हम बोल देते हैं तालू। ये तालू क्या है? मुख्य गुहा के ऊपर वाले भाग है। तो ये मुख्य गुहा के ऊपर वाले भाग है, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। और मुख्य गुहा के ऊपर, इस तालू से ऊपर जो खाली स्थान पाया जाता है, उसे हम लोग नासिका गुहा बोलते हैं। तो ये तो पाचन वाला पार्ट है, लेकिन श्वसन वाले पार्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको नासिका गुहा समझना पड़ेगा। तो नासिका गुहा क्या है? देखना, एक एक बात को समझाया जा रहा है, एक एक बात को। अगर आपको फील नहीं आ जाए तो आप बताना। इस लेक्चर को पूरी ध्यान से देखना भाई, पूरी ध्यान से, क्योंकि एक एक पार्ट का आपके दिमाग में इमेज सेट करने वाले हैं हम यहाँ पे। सॉरी, थोड़ा बात ये हो जा रहा है। ये जो नासिका गुहा है, ये नासिका गुहा तालू के ऊपर है। इस तालू के ऊपर जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं नासिका गुहा। तो यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि यह मुख्य गुहा, तालू क्या करता है? मुख्य गुहा और नासिका गुहा को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, अर्थात तालू के ऊपर नासिका गुहा। इसी नासिका गुहा को कोई कोई नासिका कक्ष के नाम से जानता है, लेकिन इसको अगर हम शुद्ध उच्चारण करें तो इसको नासिका गुहा करना उचित होगा। इसी को हम बोलते हैं नेजल कैविटी, या इसी का एक नाम है नेजल चैम्बर। अगर नासिका गुहा बोले या नासिका कक्ष बोले, आप दोनों को एक ही बात समझोगे। तो अगर आपको नासिका गुहा में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़े। अब इस नासिका गुहा में एयर कैसे प्रवेश करता है, आइए इसको हम समझते हैं। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक एक संरचना को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। अब आ जाओ आगे। इस नासिका गुहा में एयर के प्रवेश के लिए, अब ये तालू मतलब ये मुंह क्या है? ये मुख्य गुहा की ओपनिंग को हम माउथ बोल देते हैं। और माउथ में खाना प्रवेश किसके द्वारा करता है? इस मुंह के द्वारा, माउथ के द्वारा। वैसे ही इस नासिका गुहा में, अर्थात तालू के ऊपर जो भाग, इसे हम नासिका गुहा बोल रहे हैं, उसमें एयर को प्रवेश करने के लिए हमारे पास ये दो छिद्र होते हैं। इस दोनों छिद्र को हम लोग नासिका छिद्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस नासिका गुहा में जो एयर है, ये दो यहाँ पे नॉस्ट्रिल दिखाई दे रहे हैं, दो नासिका छिद्र दिखाई दे रहे हैं। और इसी दो नासिका छिद्र के माध्यम से वायु, एयर, और एयर कैसी? ऑक्सीजन युक्त वायु इस नासिका गुहा में प्रवेश कर रही है। इसी बात को हमने लिखा है भोजन मुंह के माध्यम से मुख्य गुहा में पहुंचती है। बहुत बढ़िया बात है। जबकि वायु नासिका छिद्र के माध्यम से नासिका गुहा में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे आपको दो भाग दिखाई दिया। पहला दिखाई दिया नासिका गुहा, जो मैं एयर प्रवेश करेगा हमारे शरीर में। ठीक है, और इस नासिका गुहा में जो एयर जाएगा वो किसके माध्यम से जाएगा? मुंह के माध्यम से तो भोजन जाएगा। तो ये जो एयर है वो एयर नाक के माध्यम से, जिसे आप नाक बोल रहे हो, इस नाक पे दो छिद्र, जो बोलते हैं नासिका छिद्र, नॉस्ट्रिल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। इसको नहीं ध्यान रखो, इसको बोलते हैं बाहरी नासिका छिद्र। इतना ध्यान रखो, आप बस ये रखो कि दो नासिका छिद्र उपस्थित होते हैं, जिसके माध्यम से वायु नासिका गुहा में जाता है। ठीक, चलो आगे हम आपको लेके चलते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लोगे, हम एक एक संरचना को एक एक डायग्राम के थ्रू क्लियर करते चलेंगे। चलो,
एक और भाग यहाँ पे देखो, ये जो नासिका गुहा है ना, नासिका के गुहा के जो आगे वाला भाग है, इस नासिका गुहा के आगे वाले भाग को बोलते हैं नासिका गुहा का अग्रभाग। नासिका गुहा के अग्रभाग में हेयर उपस्थित हो, हेयर मतलब बाल उपस्थित होते हैं। नासिका गुहा के आगे वाले भाग में बाल उपस्थित होते हैं, और ये बाल क्या करते हैं, ये हेयर क्या करते हैं, जो भी बाहर से वायुमंडल से धूल कण हमारे बॉडी में प्रवेश करता है एयर के माध्यम से, तो ये धूल कण को ये हेयर पकड़ लेते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे हमारा जो बॉडी है, हमारा जो फेफड़ा है, हमारा जो लंग्स है, वह शुद्ध एयर को प्राप्त करता है। उससे धूल कण को हमारा जो ये नाक में जिसे आप बाल बोलते हो, हेयर बोलते हो, वह क्या करता है, रोक देता है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो, ये नासिका छिद्र के माध्यम से एयर नासिका गुहा में पहुंचा, और ये नासिका गुहा का अग्रभाग है, और ये नासिका गुहा का मध्य और पश्च भाग है, जिसे हमने येलो कलर से दिखाया है। ठीक है, ये देखो नासिका गुहा में दो भाग, एक है अग्रभाग। अग्रभाग क्या कर रहा है, अग्रभाग में यहाँ पे क्या उपस्थित है, बाल उपस्थित होता है, और ये बाल क्या करते हैं, बाल धूल के कण को फेफड़ा में जाने से रोकते हैं, और फेफड़ा में जाने से रोकेंगे तो क्या होगा, एयर प्योर पहुंचेगा, शुद्ध पहुंचेगा। हाँ, ये पश्च भाग क्या करता है, तो पश्च भाग में म्यूकस उपस्थित होता है, और ये एक और काम करता है। जो नासिका गुहा का पीछे वाला भाग है ना, ये वायु के टेम्परेचर को, वायु के तापमान को हमारे शरीर के तापमान के बराबर कर देता है। ये नासिका गुहा का पश्च भाग हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर होता है ना, उसके बराबर कर देता है वायु के तापमान को, पहला काम। और दूसरा काम ये करता है कि मध्य और पश्च भाग में म्यूकस उपस्थित होता है। म्यूकस को हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा मतलब चिपचिपा पदार्थ। जब नाक में हाथ लगाओगे तो कुछ अंदर जब लेके जाओगे तो कुछ चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलेगा, इसको बोलते हैं म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है, ये म्यूकस बैक्टीरिया को जो वायुमंडल में उपस्थित है, उस बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, जिससे यह बैक्टीरिया हमारे लंग्स में नहीं पहुंचती है, जिससे एयर प्योर जाता है। एक और बात, ये जो एयर है ना, ये जो वायु है ना, जब म्यूकस के ऊपर से गुजरती है, जब ये वायु म्यूकस के ऊपर से गुजरती है, तो इस वायु में नमी की मात्रा बढ़ जाती है। इसी बात को हमने लिखा है, देखो क्या लिखा है, इस नासिका गुहा मतलब एक है अग्रभाग और एक है हमारा मध्य और पश्च भाग। अग्रभाग में बाल उपस्थित होता है जो धूल कण को रोकता है, जबकि यह भाग जो मध्य और पश्च भाग है, यह वायु के तापमान को शरीर के तापमान के इक्वल करने में सहायक होता है। साथ ही यहाँ म्यूकस, कौन, म्यूकस उपस्थित होता है जो वायु में उपस्थित बैक्टीरिया को ट्रैप अर्थात पकड़ लेता है, जिससे प्योर एयर, प्योर मतलब शुद्ध वायु फेफड़ा में पहुंचता है, ये काम करता है। और तीसरा काम, जब वायु म्यूकस के ऊपर से गुजरती है तो उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है। अगर सीधा सीधा बात बोले तो नासिका गुहा का क्या काम होता है, पहला, नासिका गुहा में हेयर उपस्थित है, बाल उपस्थित होते हैं जो धूल कण को रोक देता है बाहर ही। दूसरे का है कि यह काम क्या करता है, वायु के तापमान को हमारे शरीर के तापमान के बराबर कर देता है। तीसरा काम क्या होता है, म्यूकस उपस्थित है, म्यूकस क्या करता है, बैक्टीरिया को रोक लेता है, और इस म्यूकस से जब एयर गुजरती है, पास होती है, तो उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है। इसको आप नोट कर सकते हो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक एक बात को हमने समझ रहे हैं, ये बात क्लियर है। अब देखो वायु कहाँ आ गया, नासिका छिद्र के माध्यम से आ गया, कहाँ पे, नासिका गुहा में। अभी नासिका गुहा से कहा जाएगा, आइए इसको हम देखते हैं। इसके लिए एक और डायग्राम है। यह नासिका गुहा से वायु प्रवेश करती है ग्रसनी में, जिसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। ये अलग बात है कि फेरिंग्स के 3 भाग होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। ये है ओरोफेरिंग्स जिसमें भोजन आ रहा है, कभी कभी इसके माध्यम से भी हवा आ जाता है, वो अलग बात है। आप इतना ध्यान रखो अपने लेवल पे कि नासिका गुहा से वायु प्रवेश कर जाती है ग्रसनी में। इसीलिए ग्रसनी के लिए क्वेश्चन बनता है, ग्रसनी वायु और भोजन के लिए कॉमन रास्ता होता है, अर्थात इसी के माध्यम से भोजन भी आते हैं और इसी के माध्यम से वायु भी आता है। तो ग्रसनी पे ये बात याद रखना, ग्रसनी भोजन और वायु के लिए एक कॉमन रास्ता होता है। अब ये ग्रसनी आगे चलकर 2 भाग में बढ़ जाता है। एक भाग में भोजन जाएगा जिसे हम लोग ईसोफेगस, ग्रास नली बोलते हैं, और इसे ही हम लोग फूड पाइप, भोजन नली के नाम से भी जानते हैं। और एक भाग में वायु जाएगा,
इस भाग को हम लोग ट्रैकिया या श्वास नली के नाम से जानते हैं, जिसे हम विंड पाइप या वायु नली भी कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ग्रसनी में नासिका गुहा से एयर प्रवेश किया। ठीक, अब ये एयर नासिका गुहा से प्रवेश किया ग्रसनी में, और ये ग्रसनी आगे दो भाग में बढ़ जा रही है। एक वैसा भाग जिसे हम लोग ग्रास नली बोल रहे हैं, और इसी ग्रास नली को हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, जिसके माध्यम से भोजन प्रवेश करता है। हाँ, यहाँ पे एक संरचना उपस्थित है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। वह संरचना क्या करता है कि जब भी भोजन है वह ट्रैकिया में नहीं चल जाए, वह श्वास नली में नहीं चली जाए, वह विंड पाइप में चली जाए, इसलिए यहाँ पे एक संरचना होता है जो ट्रैकिया को कवर कर लेता है। अभी हम बताने वाले हैं। तो फिलहाल आप ये याद रखो कि ये ग्रसनी आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाती है। तो वायु कहाँ प्रवेश करेगा? वायु प्रवेश करेगा सबसे पहले वायु से जाएगा नासिका छिद्र में, सॉरी नासिका छिद्र से नासिका गुहा में, नासिका गुहा से ग्रसनी में, और ग्रसनी से ये अब आ गया है ट्रैकिया में, क्योंकि ग्रास नली में तो भोजन प्रवेश करेगा। तो ग्रसनी के बाद अब आ गया ट्रैकिया में। अब ये ट्रैकिया में आइए हम इस ट्रैकिया को आपको दिखाते हैं कि ट्रैकिया में आखिरकार हमें क्या क्या संरचना देखने को मिलता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। चलिए आइए, इस ट्रैकिया के ऊपरी हिस्से पे, इस ट्रैकिया के ऊपरी हिस्से पे लैरिंग्स उपस्थित होता है। लैरिंग्स को हम लोग कंठ भी कह देते हैं। ट्रैकिया के ऊपरी हिस्सों पे एक संरचना उपस्थित होती है, एक संरचना जुड़ी होती है इस ट्रैकिया से, जिसे हम लोग लैरिंग्स या कंठ बोलते हैं। और लैरिंग्स का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि लैरिंग्स को हम लोग स्वर यंत्र या साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखो, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये भाग ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, ये ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया के ऊपरी हिस्सों पे एक संरचना दिखाई दे रहा है जो इससे जुड़ा हुआ है रेड कलर से, इसको बेसिकली हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। और इसी लैरिंग्स से उत्पन्न होती है एपिग्लॉटिस, इसी लैरिंग से उत्पन्न होती है एपिग्लॉटिस। और यहाँ पे बगल में आपको दिखाई दे रहा है यह ईसोफेगस ग्रास नली, इसके माध्यम से क्या आएगा? भोजन। हाँ, एक और क्वेश्चन बनता है कि ईसोफेगस के ओपनिंग को क्या कहते हैं, ग्रास नली की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? तो ग्रास नली के ओपनिंग को गलेट बोलते हैं। गलेट अर्थात निगल द्वार, हिंदी में बोलते हैं निगल द्वार। इसके माध्यम से गलेट में खाना प्रवेश करता है। जबकि ट्रैकिया के ओपनिंग को हम लोग ग्लॉटिस के नाम से जानते हैं, कंठ द्वार। कोई कोई बुक इस ग्लॉटिस को ट्रैकिया का ओपनिंग नहीं कह के लैरिंग्स का ओपनिंग कहा जाता है। लेकिन आप इस बात को छोड़ो, आप किसको याद रखोगे? आप याद रखोगे ट्रैकिया के ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं, कंठ द्वार कहते हैं, लैरिंग्स के ओपनिंग को नहीं, याद रखना। तो इसी से क्या होता है? लैरिंग्स, और लैरिंग्स वो लोग स्वर यंत्र बोलते हैं। और ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? एपिग्लॉटिस, जब भी हम लोग भोजन को निगलते हैं तो ये एपिग्लॉटिस नीचे आ जाता है, ये एपिग्लॉटिस नीचे आ जाता है, जिसके कारण ये ग्लॉटिस बंद हो जाता है। और बंद होने के कारण भोजन इस गलेट के माध्यम से हमारे अमाशय में पहुंच जाता है। इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रैकिया के ऊपरी हिस्सों से लैरिंग्स जुड़ी होती है। लैरिंग्स अर्थात कंठ हिंदी बोलते हैं, जिसे स्वर यंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यह लैरिंग्स उपास्थि का बना होता है। उपास्थि क्या होता है? उपास्थि अगर हम आपके लेवल पे बताएं, इस नाक को छुओ, इस नाक को छूने से क्या पता चल रहा है कि ये बोन है? नहीं, ये जो बोन है ना, ये बोन नहीं, ये कार्टिलेज है, ये उपास्थि है। सीधा मतलब बोन कठोर हो जाता है और कार्टिलेज जो है ना वह लचीला होता है। कार्टिलेज जो है ना वह लचीला होता है। तो लचीला बोन के लिए, लचीला हड्डी के लिए हम लोग सब यूज करते हैं कार्टिलेज, उपास्थि। तो अगर ये मजबूत हो गया तो हम लोग बोलेंगे बोन है। अगर ये मुलायम है, सॉफ्ट है, तो हम बोलते हैं कार्टिलेज। जैसे ये भी क्या कार्टिलेज है, ठीक है। तो कार्टिलेज का मतलब होता है सॉफ्ट बोन, सीधा बात आपके लेवल पे। तो ये लिखा हुआ लैरिंग्स किसका बना होता है? लैरिंग्स बना होगा उपास्थि का, कार्टिलेज का, ठीक है। हाँ, ये बात क्या बताया, जब हम भोजन को निगलते हैं तो एपिग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस नीचे आती है और ग्लॉटिस को बंद कर देती है, जिससे भोजन ट्रैकिया में प्रवेश नहीं करती है और ईसोफेगस में गलेट के माध्यम से प्रवेश कर जाती है। यही बात हमने बताया। इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे और हम आगे बढ़ेंगे इसके आगे कि भोजन, सॉरी, वायु जब ट्रैकिया में आ गया है तो उस ट्रैकिया से वायु कहां प्रवेश करेगा, इसको हम लोग जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए,
इस ट्रैकिया जो होता है ना, ये ट्रैकिया आपस में कोलैप्स नहीं कर जाए, ये ट्रैकिया बंद नहीं हो जाए, तो इस ट्रैकिया में हम लोग लगा देते हैं, हम लोग क्या, इस प्रकृति का खेल है, ये नेचर का खेल, भगवान का, अल्लाह का, गॉड का खेल है। ये क्या करता है, इस दोनों जो परत है ट्रैकिया का, श्वास नली का, इसमें कार्टिलेज का रिंग लगा देता है। कार्टिलेज अर्थात लचीला बोन, कार्टिलेज का रिंग लगा देता है, जिससे ये दोनों परत आपस में बंद नहीं हो। अगर बंद हो जाएगा तो फिर एयर प्रवेश नहीं करेगा आगे। तो ये जो ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में सी के आकार का, श्री के आकार का इनकम्प्लीट कहने का मतलब है ये पूरा नहीं घेरे रहता, ये इनकम्प्लीट रिंग होता है, आगे से होता है, इनकम्प्लीट रिंग होती है जो कार्टिलेज की बनी होती है। और ये क्या करती है, ट्रैकिया को बंद होने से बचाती है। याद रखना कि हमारा श्वास नली में सी के आकार का कंप्लीट रिंग होता है जो कार्टिलेज का बना होता है, और ये सी के आकार का इनकम्प्लीट रिंग क्या करता है, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से, बंद होने से बचाता है। इसको आप क्या करोगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। आगे हम बढ़ते हैं और आगे आइए, इसके आगे ये ट्रैकिया के बाद वायु कहां प्रवेश करेगा, इसको हम लोग देखते हैं। अब देखो, ये वायु नासिका छिद्र के माध्यम से प्रवेश किया नासिका गुहा में, नासिका गुहा से प्रवेश किया कहां पे, बोल फेरिंग्स में। और ये फेरिंग्स से प्रवेश किया ग्रास नली में नहीं, ग्रास नली में तो भोजन प्रवेश करेगा, तो फिर किस में, श्वसन नली में, जिसे हम लोग ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। अब ये ट्रैकिया आगे जाकर ब्रोंकाई में विभाजित हो जाती है। ये जो ब्रोंकाई शब्द दिखाई दे रहा है ना, ये बेसिकली एक प्रकार का प्लूरल शब्द है। प्लूरल अर्थात जब दो हो तब हम यूज करते हैं ब्रोंकाई, जब सिंगुलर हो, एक को हमको बताना पड़े तो हम इसके लिए यूज करते हैं ब्रोंकस। तो इसी कारण से कहीं कहीं ब्रोंकाई और कहीं कहीं ब्रोंकस लिखा होता है। तो जब भी कहीं ब्रोंकाई लिखा होगा तो आप प्लूरल समझोगे, अर्थात दो की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, ठीक है। तो ये ब्रोंकाई में बंट जाता है कौन, हमारा ट्रैकिया, और ये ब्रोंकाई प्रवेश कर जाता है हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ा में, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में विभाजित हो जाता है और कहां प्रवेश कर जाता है, और लंग्स में प्रवेश कर जाता है, और लंग्स में प्रवेश कर जाता है, ठीक। अगर इतना आपको क्लियर है तो आप एक बात लिखोगे, हैशटैग मक्खन। अगर इतना क्लियर है तो हैशटैग मक्खन लिखोगे, कि इससे ये आइडिया लगे कमेंट में कि आपको जो भी एक्सप्लेन किया जा रहा है वह आपके दिमाग में सेट कर रहा है। थोड़ा सा होते रहता है भाई। चलिए, अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, आगे ट्रैकिया में दो ब्रोंकाई प्रवेश होता है। अब ये ब्रोंकाई के बाद ये एयर कहां प्रवेश करता है, आइए इसको देखते हैं। हम क्या बोले हैं, एक एक संरचना को आपको दिखाया जाएगा, एक एक संरचना को। अब देखो, ये लंग्स को हमने क्या किया, बड़ा किया है। ये ट्रैकिया से प्रवेश किया कहां पे, ब्रोंकाई में। अब ये ट्रैकिया या ब्रोंकाई आगे चलकर ब्रोंकियोल में विभाजित होता है। अब आगे हम ये बताना आपको छोड़ दे रहा है, ये ज्यादा आपके लिए नेसेसरी नहीं है कि आगे ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोल, फिर प्राइमरी ब्रोंकियोल, इसको छोड़ो यार। अब सीधा याद रखो कि ट्रैकिया विभाजित है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई आगे चलकर ब्रोंकियोल में, और ब्रोंकियोल आगे चलकर एल्वियोलर डक्ट की मदद से एल्वियोलाई में खुलती है। एल्वियोलर डक्ट की मदद से एल्वियोलाई में खुलती है। एल्वियोलाई जिसको आप कुपिका के नाम से जान रहे हो। एल्वियोलाई के बारे में याद रखना एक बात, एल्वियोलाई फेफड़ा के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना होती है, जिसकी दीवारें बहुत पतली और कैपिलरीज से घिरी होती है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या याद है कि जो एल्वियोलाई है भाई, ये जो एल्वियोलाई है, यह गैसों के, यह क्या करेगी, यह गैसों के आदान प्रदान में मदद करती है। ये जो एल्वियोलाई है, ये गैसों के आदान प्रदान में मदद करती है, अर्थात यहीं पे इस एल्वियोलाई के परत के माध्यम से ही एयर, सीधा बोलो ऑक्सीजन, प्रवेश करती है ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर जाता है एल्वियोलाई में, और फिर नाक के माध्यम से बाहर निकल जाता है।
नासिका छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो नासिका, सबसे पहले एयर हमारे नासिका छिद्र के माध्यम से नासिका गुहा में प्रवेश की, नासिका गुहा से होते हुए फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई प्रवेश करके कहां पे, लंग्स में। तो ब्रोंकाई आगे विभाजित हुआ ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियल में आया एल्वियोलर डक्ट, वह पहुंच गया एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से पहुंच गया हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ गया कहां पे, एल्वियोलाई में, और फिर ये वापस नासिका छिद्र के माध्यम से बाहर आ गई। इस संरचना को आपको क्लियर है। ये जो आपको संरचना बनाया गया ना, ये बेसिकली एल्वियोलाई का नहीं, एल्वियोलर सैक का है, और एल्वियोलर सैक में 2 से 3 अर्थात 2 से ज्यादा एल्वियोलाई पाई जाती है। ये आप स्क्रीनशॉट लोगे और हम आगे बढ़ते हैं। ये सबसे लास्ट बात है आज के इस लेक्चर का। इसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग, लंग्स के बारे में। लंग्स को समझने के लिए यह कहाँ उपस्थित होता है, इसके लिए सबसे पहले आपके सामने एक संरचना दिया गया है। इस संरचना को आपके सामने हम लाते हैं नीचे, और इसको थोड़ा कर देते हैं बड़ा। ये देखो, ये संरचना दिखाई दे रहा है। इस संरचना को जब देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत व्यक्ति की डायग्राम बनाया गया है। इस संरचना में, इस डायग्राम में बहुत खूबसूरत व्यक्ति है। इस खूबसूरत व्यक्ति का ये वाला जब भाग देखोगे तो इसको 2 भाग में बांटने का काम कर रहा है हमारा डायफ्राम, और इस डायफ्राम के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं वक्ष गुहा, डायफ्राम के नीचे वाले भाग को बोलते हैं उदर गुहा, और सबसे नीचे एक श्रेणी होता है, सॉरी एक गुहा होता है जिसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो हमारा जो लंग्स है वह वक्ष गुहा में उपस्थित होता है। हमारा लंग्स वक्ष गुहा में उपस्थित है, और ये लंग्स को प्लूरल मेम्ब्रेन घेरे रहता है। ये अब आगे जानोगे, प्लूरल मेम्ब्रेन, एक पैराइटल और विसरल, बाहरी को पैराइटल, अंदर को विसरल बोलता है। छोड़ यार, क्या जानना है आपको इतना, बस ये याद रखो, लंग्स हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका होता है, और इस दोनों, ये 2 होता है, एक बाहरी को बोलते हैं पैराइटल, अंदर को बोलते हैं विसरल, और दोनों के बीच में होता है छोटा सा गुहा जिसको बोलते हैं प्लूरल गुहा। क्या बोलते हैं, प्लूरल गुहा या प्लूरल कैविटी। और इस कैविटी में लिक्विड भरा होता है, तरल भरा होता है। वह तरल का काम क्या होता है, इस दोनों में फ्रिक्शन को कम करता है, दोनों में घर्षण को कम करता है। और इस कैविटी को, गुहा को बोलते, सॉरी उस लिक्विड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। वो क्या काम था, घर्षण को कम करता है। ये बात अगर आपको क्लियर है तो हम आपको लेके आते हैं सबसे पहले उसी डायग्राम पे जहां से हमने आज की इस क्लास की शुरुआत की है। इसको आप स्लो करके आराम आराम से देखना। आई होप आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कैसे लगा होगा आइए हम आपको दिखा देते हैं एक बार। ये देखो, इस संरचना को देखो, यहाँ पे एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई क्या काम कर रहा है, इसी के माध्यम से ब्लड में से ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आएगा, लंग्स में, और यहां से ऑक्सीजन चला जाएगा ब्लड में। तो ये है एल्वियोलाई। ठीक है, सबसे पहले देखो, ब्लड हमारे नासिका, सॉरी गलती हो जा रही है, वायु हमारे नासिका छिद्र के माध्यम से पहुंच जाता है हमारे नेजल कैविटी में, जिसे आप नासिका गुहा बोलते हो। नासिका गुहा से होते हुए पहुंच जाता है हमारे कहां पे, ग्रसनी में। ग्रसनी में लैरिंग्स आता है, इसका कलर चेंज करो, लैरिंग्स को कंठ बोलते हैं, सोरियंस बोलते हैं। उसके बाद आगे ये पहुंच जाता है ट्रैकिया में, जब आप श्वास नली बोलते हो। और ट्रैकिया किसका बना होता है, उपास्थि वलय का बना होता है। ठीक है, आगे ये पहुंच जाता है कहां पे, आगे ये पहुंच जाता है श्वसनी में, ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई बदल जाता है ब्रोंक्यूल में। आगे कुपिका कोष, जिसे आप एल्वियोलर सैक बोल रहे हो, और इसी एल्वियोलर सैक में उपस्थित होता है हमारा एल्वियोलाई। तो अगर हम सीधा सीधा बात बोले, अगर सीधा बात बोले तो हमारा एयर, सबसे पहले वायु, वायु कहाँ जाता है, तो वायु जाता है नासिका छिद्र में। वायु जाता है नासिका छिद्र में, नासिका छिद्र से जाता है नासिका गुहा में, नासिका गुहा में। और जब नासिका गुहा में जाता है तो क्या होता है, धूल के कण को बाहर छोड़ दिया जाता है, कौन, हमारे बाल के माध्यम से। फिर क्या होता है, वायु के तापमान को हमारे शरीर के तापमान के बराबर कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, म्यूकस उपस्थित होता है, ये म्यूकस बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है। फिर क्या होता है, जब वायु प्रवेश करती है तो नमी बढ़ जाता है। इस नासिका गुहा से जाता है ग्रसनी में। ग्रसनी क्या है, भोजन और वायु के लिए कॉमन रास्ता है। ग्रसनी के बाद कहाँ जाता है, तो ग्रसनी के बाद हमारे चला जाता है, बोल बोल तेज में बोलो, श्वास नली में। कहाँ चला जाता है, श्वास नली में, ट्रैकिया में। और ट्रैकिया को ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग ग्लॉटिस। ग्लैटिस को कवर करने के लिए कौन होता है, एपिग्लॉटिस। और श्वास नली के सबसे ऊपरी
हिस्सों से जुड़ी होती है हमारा लैरिंग्स, जिसे हम लोग स्वर यंत्र बोलते हैं। ये जो आवाज हम बोल पा रहे हैं ये किसके माध्यम से, लैरिंग्स के माध्यम से बोल रहे हैं। अभी श्वास नली से आगे चला जाता है ब्रोंकाई में। ये हम छोड़ रहे हैं कि प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इसको छोड़ो। इस ब्रोंकाई चला जाता है ब्रोंकियोल में, इसे पार्ट को हम छोड़ रहे हैं। और इस ब्रोंकियोल से चला जाता है एल्वियोलर डक्ट में। अब यहाँ से जाएगा कहाँ पे, एल्वियोलर सैक में, और एल्वियोलर जिसको कुपिका कोष बोला, और इससे चला जाता है एल्वियोलाई में, जिसे आप कुपिका बोल रहे हो। और यहाँ से प्रवेश करेगा ब्लड में, और ब्लड से प्रवेश करेगा कोशिका में, और जैसे कोशिका में आएगा तो ग्लूकोज हमारा टूट जाएगा ऑक्सीजन उपस्थिति में, और मिल जाएगा हमको ऊर्जा। तो यही बात हमको बेसिकली श्वसन तंत्र में इसी पार्ट को हमको पढ़ना था। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, कमेंट करोगे तो हमको ये आइडिया मिलते रहेगा कि आपको इस लेक्चर से कुछ फायदा हो रहा है। नहीं तो हम भी लगातार वीडियो बनाते जा रहे हैं और आप कुछ रिस्पॉन्स शो नहीं करोगे, जब तक लाइक नहीं करोगे, जब तक शेयर नहीं करोगे, जब तक कमेंट नहीं करोगे, तो फिर हमें भी पता नहीं चलेगा कि आप सही बच्चे सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो कि सर ये दिक्कत है, भैया ये दिक्कत है, तो हम पूरा कोशिश करेंगे उस डाउट को क्लियर करने का। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।